अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू क्रिकेट बैट 24/7 वंस अगेन। पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के दरमियान दूसरा टेस्ट मैच पिंडी क्रिकेट स्टेडियम रावलपिंडी में कल जुमेरात 4 फरवरी से शुरू होने वाला है। पहला टेस्ट मैच पाकिस्तान ने अपने नाम जरूर किया था, लेकिन कुछ अभी भी ऐसी चीजें हैं जो पाकिस्तान मैनेजमेंट को बेहतर करनी है। एक ओपनिंग का स्लॉट है जिसके ऊपर पाकिस्तान मैनेजमेंट को अभी सोचना है कि कौन से ओपनर के साथ उन्होंने जाना है, आबद अली को कंटिन्यू करना है या फिर कोई नया कॉम्बिनेशन लेके आना है। इसी तरह फास्ट बॉलिंग की तरफ आए तो वहां भी कुछ क्वेश्चन मार्क बनते हैं और कहा यह जा रहा है कि शायद पिंडी क्रिकेट स्टेडियम की पिच जो है वो फास्ट बॉलर के लिए साजगार मानी जाती है। तो क्या पाकिस्तान की टीम एक स्पिनर को हटा के किसी फास्ट बॉलर को खिलाने वाली है? अगर खिलाने वाली है तो वो फास्ट बॉलर कौन होने वाला है, ताबिशान या फिर हारिस रऊफ? तो ये सारे अगर मगर के चक्कर को डिस्कस करने के लिए आज, जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं और इन्होंने पिंडी के अगर ग्राउंड की बात करें ना तो पिंडी में ये पले बड़े हैं, पिंडी बॉय हैं, पिंडी में शानदार इन्होंने क्रिकेट खेली है और पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर चुके हैं। मायानाज ऑलराउंडर रह चुके हैं, पाकिस्तान के लिए खेले हैं अराउंड द वर्ल्ड, जिन्होंने जिस तरह से उन्होंने लीग क्रिकेट में अपना नाम बनाया है। तो मेरे साथ जी पाकिस्तान के साबिक ऑलराउंडर यासिर अराफात मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम यासिर भाई एंड वेलकम टू द शो। वालेकुम सलाम जहांगीर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। जी किस तरह से देख रहे हैं यासिर भाई आप? पहला टेस्ट मैच पाकिस्तान ने जीता जरूर है कराची के नेशनल स्टेडियम में, लेकिन मुश्किलात वहां भी पाकिस्तान को रही थी। तो पहले टेस्ट मैच की परफॉर्मेंस को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, ओवरऑल अगर आप एनालाइज करें पहले टेस्ट मैच की जो परफॉर्मेंस पाकिस्तान की रही है वो इतनी बुरी नहीं है, कंसीडरिंग कि जिस तरह की पाकिस्तान पिछले साल 1.5 साल से जो क्रिकेट खेल रहा है। ऑस्ट्रेलिया को अगर आप देखें, इंग्लैंड में देखें जिस तरह वो खेले समर में, और उसके बाद न्यूजीलैंड में भी जो जाके खेले, तो इतनी अच्छी परफॉर्मेंसेस पाकिस्तान टीम की एज अ होल अगर आप देखें, ना ही फास्ट बॉलर्स ने कोई परफॉर्मेंस दी, ना ही बैट्समैनों ने। चंद शॉर्ट थोड़ी थोड़ी परफॉर्मेंसेस आती रही लड़कों की तरफ से, जिस तरह रिजवान ने बड़ी अच्छी इंग्लैंड में 4 इनिंग्सों में 450 उन्होंने मेरे ख्याल से की, और फिर अभी 250 सॉरी, और फिर न्यूजीलैंड में 450 उन्होंने किए। तो इस तरह की पैचेस में परफॉर्मेंस, फवाद आलम की जो इंडक्शन है उनकी परफॉर्मेंस अच्छी, अजहर अली ने, इवन शान मसूद ने 150 किया था इंग्लैंड में। तो पैचेस में तो परफॉर्मेंस अच्छी आई, जिसकी वजह से ये है कि इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस तो आप कह सकते हैं, मगर अगर आप एज अ होल टीम की परफॉर्मेंस कहें तो वो आप इस कराची टेस्ट को आप कह सकते हैं कि आप स्पिनर्स को देखें, 14 विकेटें दोनों ने, नोमान ने 7 विकेटें ली और 7 ही विकेटें यासिर शाह ने ली। उसके बाद अगर आप बैटिंग देखें तो ऑल्दो हमारे बाबर आजम जो मेन प्लेयर है वो स्ट्रगल किया, उन्होंने परफॉर्म नहीं किया उतना अच्छा, मगर आप फवाद आलम की बैटिंग देखें, अगर फहीम अशरफ की बैटिंग देखें, और फिर अजहर अली ने जिस तरह खेला, तो उनको देख के अगर ओवरऑल अगर आप जायजा लें पूरे मैच का, तो एक अच्छी क्रिकेट खेलने को नजर आई, जो कि मैं एज अ क्रिकेटर, एक्स क्रिकेटर और जो फैन है उनको ये मैच देख के बड़ी खुशी हुई और उम्मीदें हुई कि अब साउथ अफ्रीका जैसी अच्छी टीम को पाकिस्तान अब इस सीरीज में हरा भी सकता है, और अगला मैच जो पिंडी में अभी होने वाला है उसमें भी अच्छी परफॉर्मेंस दे सकता है। बिल्कुल ऐसे ही। ये पिंडी टेस्ट मैच के ऊपर आते हैं। पहले तो पिंडी की जो पिच है उसके बारे में मैं आपसे जानना चाहूंगा, और आपसे बेहतर शायद ही कोई जानता होगा। कहा यह जा रहा है कि शायद वो थोड़ी सी फास्ट बॉलर्स के लिए ज्यादा साजगार रहती है, और ये भी बात हो रही है कि शायद नुमान अली की जगह के ऊपर हारिस रऊफ या फिर ताबिशान को खिलाया जाएगा। तो पिच के ऊपर पहले तो आप अपना एनालिसिस मुझे दें कि आपकी नजर में ये पिच जो है वो बैटिंग के लिए साजगार होने वाली है, स्पिन बॉलर्स का क्या रोल होगा, या फिर ऑल इन ऑल ये फास्ट बॉलर्स को ही ज्यादा सपोर्ट करती हुई नजर आ रही है? देखिए, रावलपिंडी का जो ग्राउंड है काफी रीसेंट, तो इन द सेंस आप कह सकते हैं जिस तरह कराची और लाहौर और बाकी ग्राउंड पुराने हैं, 70s 80s के बने हुए। ये ग्राउंड जो है 1991 में बना था, और मुझे याद है कि मैं खुद जब बल्कि 12-13 साल का था तो मैं इस ग्राउंड में जाता था, और मैं बॉल पिकर भी रहा हूँ बड़े टेस्ट मैचेस में। बल्कि गैरी कस्टन जो वर्ल्ड कप हुआ उसमें गैरी कस्टन जिसमें 189 किया था, तो मैं उसमें बॉल पिकर था। तो हम लोग जाते थे इन पे पिचेस पे, इन ग्राउंड्स में ट्रेनिंग करते थे, अंडर 15 अंडर 16 सारी मैंने क्रिकेट जो है अंडर 19 यहीं से खेली, और फर्स्ट क्लास भी खेलता था, तो यहाँ का काफी आइडिया है मुझे। और आपने सुना भी होगा कि हम लोग जब पाकिस्तान के प्लेयर स्ट्रगल करते हैं न्यूजीलैंड में, इंग्लैंड में या ऑस्ट्रेलिया में जाके, तो हमेशा ये बात होती है कि पिंडी और इस्लामाबाद की जो कंडीशन है बड़ी ही सिमिलर टू न्यूजीलैंड और इंग्लैंड की कंडीशन, क्योंकि यहाँ पे बॉल जो है बॉल सीम करता रहता है, स्विंग करता रहता है पूरा दिन। तो उस हिसाब से अगर देखें कि मैंने जो क्रिकेट खेली है, और वहां पे कुछ मैचेस 4 डे के ऐसे भी हुए कि 2-2 दिन में खत्म हुए हैं, तो उसका रीजन यही होता था कि पिचेस इतनी वो कंड्यूसिव टू फास्ट बॉलर्स होती हैं कि बड़ा हेल्प मिलता रहता है। अच्छा, इस टेस्ट मैच और इस पिच की अगर आप बात करें तो मैं मेरी अभी
रावलपिंडी में मेरे फैमिली रहती है, मेरी उनसे बात हुई है, तो उन्होंने कहा कि पिछले 4-5 दिनों से बड़ी ही अच्छी धूप लगी है, जिसकी वजह से ये है कि पिच को टाइम मिला होगा जरा हार्ड होने का, या उसको अगर रफ, जिस तरह पाकिस्तान टीम के जो प्लान्स हैं कि जितना रफ से रफ और बैटिंग ट्रैक बन सके इसको बनाएं, तो उनको, बल्कि आज थोड़े क्लाउडी है, आज पिंडी में मेरी अभी बात हुई तो वो कह रहे हैं क्लाउडी है आज थोड़ा, मगर जो पिच ने बनना होगा वो बन चुकी होगी। तो उसके बावजूद ये है कि अब पाकिस्तान पिंडी इस्लामाबाद की जो वेदर कंडीशन या जो ओवरकास्ट कंडीशन हो जाती है कभी कभी क्लाउडी, वो मरी की वजह से जब क्लाउड्स आते हैं तो वो बॉल स्विंग होना शुरू हो जाता है, वो इंग्लैंड की और वो जो न्यूजीलैंड की कंडीशन है वो बन जाती है, तो बॉल स्विंग होता रहता है। ऑल्दो अगर पिच फिर भी बैटिंग के लिए इन्होंने बनाया होगा, मगर में वो आई थिंक इनको वो अपॉर्चुनिटी पिंडी स्टेडियम में मिलेगी कि वो विद द पेस, जो उनकी पेस है, ऑल्दो फ्लैट पिच बनी होगी, मगर जब बॉल को उनको स्विंग करने का मौका मिल रहा होगा तो वो काफी सक्सेसफुल हो सकते हैं इस पिच को देखते हुए। तो अच्छा कॉन्टेस्ट होगा। और चेंजेस की अगर आपने बात की तो मेरा नहीं ख्याल कि, मैंने सुबह बाबर आजम की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सुनी, मैंने मिसबाउल हक की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो थी वो भी सुनी, तो उनसे तो यही लग रहा है कि वो सेम कॉम्बिनेशन के साथ जाएंगे, क्योंकि 5 डे में ये होता है कि आपको 1-2 दिन तो चलो पिंडी की कंडीशन में अगर आप फ्लैट पिच है तो आपको हेल्प मिल सकती है, मगर उसके बाद आपको जब लंबे स्पेल करने पड़ेंगे तो आपको स्पिनर्स डेफिनेटली चाहिए होंगे। यासिर शाह ने भी बड़े अरसे बाद अच्छी परफॉर्मेंस दी, उसके बाद फिर नुमान का जो डेब्यू हुआ उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस की। तो जिस तरह की बॉडी लैंग्वेज या प्रेस कॉन्फ्रेंस से बाबर आजम का लगा, मुझे लगता नहीं है कि वो चेंजेस कोई करेंगे। बिल्कुल ऐसे लग रहा है। अच्छा, जो ओपनर्स के ऊपर थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क आ रहा है कि काफी अरसे से हमारे ओपनर्स रन स्कोर नहीं कर रहे। वो आखिरी जो सेंचुरी थी वो यहाँ इंग्लैंड में शान मसूद ने ही स्कोर की थी और उसके बाद से कोई हमारा हाथ रहा परफॉर्मेंस नहीं आई है। आबिद अली स्ट्रगल करते हुए दिखाई दे रहे हैं, इमरान भट्ट नए आए हैं, उनके ऊपर तो हम ज्यादा बात कर नहीं सकते, लेकिन क्या आप समझते हैं कि आबिद के साथ ही कैरी ऑन करना चाहिए इस टेस्ट मैच के लिए, या फिर एक ऑप्शन ये भी है कि कुछ बात हो रही है कि अजहर अली को अगर ओपनिंग करा ली जाए और नंबर 3 के ऊपर जो है वो साद शकील को खिला लिया जाए, तो कुछ ऐसा हो सकता है पाकिस्तान टीम में? देखिए, मेरा नहीं ख्याल वो चेंज करेंगे, क्योंकि आबिद अली को एक और चांस देंगे जिसमें उनको 2 इनिंग्सें और बन जाएंगी। क्योंकि इंग्लैंड से अगर आप चलते रहे तो वातर से उनको देखें, उनकी 3 टेस्ट और 2 न्यूजीलैंड में 5 और 1 जो कराची वाला 6 टेस्ट में 12 इनिंग्सों में आप अंदाजा लगाएं कि 150 उन्होंने किया है, तो उन पे काफी प्रेशर है। और वो हमने देखा इवन जो कंडीशन पाकिस्तान की कंडीशन कराची में भी वो स्ट्रगल करते हुए नजर आए। तो आई होप कि 2 जो उनको ये बारियां भी 2 उनकी आएंगी, इनिंग्सें आएंगी, उसमें यह है कि इनके चांसेस हैं अपनी अपॉर्चुनिटी इनको एक और मिलेगी कि वो परफॉर्म करें। और इतनी उसके बाद फिर इनका डिसाइड किया जा सकता है कि इनका फ्यूचर क्या है, कि उन्होंने फ्यूचर में उनको कहाँ रखना है। अगर वो परफॉर्म नहीं करते तो उसके बाद डिसाइड करना है कि अगर उनमें कोई फॉल्ट है, जिस तरह शान मसूद को ड्रॉप किया, बताया कि उनकी फॉल्ट्स हैं, तो उनको ठीक करने के लिए उनको कहा कि डोमेस्टिक या हाई परफॉर्मेंस सेंटर में जाके उनको ठीक करे। तो इस तरह की चीजें हैं। आबिद का भी यही है कि आबिद को मौका मिलेगा, उनको खिलाएंगे। और इमरान भट्ट ऑब्वियसली, जिस तरह आपने भी कहा कि उनको एक आधा चांस और उनको एक आधा चांस, बल्कि एक चांस से आप डिसाइड नहीं कर सकते 2 इनिंग्सों से किसी भी प्लेयर का, क्योंकि डोमेस्टिक में 2-3 साल से परफॉर्म करते आए हुए हैं। तो उनको एक अच्छा लंबा गो देना चाहिए, 5-6 टेस्ट मैचेस के बाद भी उनके डिसाइड करना चाहिए कि वो कितना क्रिकेट खेलेंगे आगे। वो बिल्कुल ठीक हो गया। आप जरा हम नीचे आते हैं, क्योंकि बाबर ने तो पिछले मैच में रन स्कोर नहीं किए, लेकिन जिस क्लास के वो प्लेयर हैं वो इतने ज्यादा उनका बल्ला खामोश रहने नहीं वाला। तो फवाद की एंट्री को आप किस तरह से देखते हैं पाकिस्तान टीम में, और स्पेशली फहीम अशरफ? पहले भी आपने मेंशन किया है, क्योंकि आप खुद ऑलराउंडर रह चुके हैं, तो ऑलराउंडर की अहमियत बहुत ज्यादा होती है किसी भी प्लेइंग 11 में। तो फहीम की इमर्जेंस जो हुई है एज ए बैट्समैन, उसको आप किस तरह से देखते हैं? पहले बाबर की आपने बात की तो बाबर को कर लेते हैं पहले। तो बाबर का ये है कि लास्ट जो टेस्ट पिंडी में हुआ है तो उसमें बांग्लादेश के खिलाफ उन्होंने आई थिंक 140 और प्लस स्कोर किया था और बड़ी अच्छी इनिंग उन्होंने खेली थी। तो उम्मीद यही है कि दोबारा वो उसी तरह इस मैच में भी खेलेंगे। प्रेशर उन पे काफी है, न्यूजीलैंड का टूर उनका थोड़ा खराब हुआ इंजरी की वजह से, वो खेल नहीं सके। पहली 2 इनिंग्सें उन पे नहीं अच्छी हुई। कप्तानी का ऑब्वियसली प्रेशर आता है जब आपका माइंड थोड़ा एज ए कैप्टन चल रहा होता है मैच में, तो आपका अपनी कंसंट्रेशन कम हो जाती है। एज ए बैट्समैन तो वो थोड़ा सा नजर आया। तो कोई नहीं, 1-2 मैचों में आप इतनी जल्दी किसी के बारे में भी राय कायम नहीं करनी चाहिए। उनको अच्छी अपॉर्चुनिटी है, रावलपिंडी स्टेडियम उनकी अच्छी यादें हैं, और उन्होंने भी बल्कि अपनी जो डोमेस्टिक क्रिकेट ज्यादा खेली है वो इस्लामाबाद सिटी के लिए भी रीजन के लिए खेली है। तो आई एम श्योर कि वो दोबारा इस चीज से निकलेंगे और परफॉर्म करेंगे। फहीम अशरफ की बात कर ले, बिल्कुल उन पे भी बड़ा क्रिटिसिज्म होता रहा इन द पास्ट। वो इन एंड आउट बड़े कमबैक्स उन्होंने भी किए अपने छोटे से कैरियर में। तो
तो उनके लिए यही था कि वो बैटिंग में उतना परफॉर्म नहीं कर रहे थे। बैटिंग में उन्होंने दिखाया कि न्यूजीलैंड में उन्होंने बड़ी की इनिंग्सें खेली, दो इनिंग्स जो खेली उन्होंने बड़ी अच्छी खेली। और अभी भी आप देखें कि जो डिफरेंस आया है, जो फर्स्ट इनिंग का जो हमने लीड ली है, वो इनकी जो तेज बैटिंग जो उन्होंने की फहीम ने, उसका ही फर्क पड़ा कि इतनी बड़ी लीड होगी, जिसके में अब पाकिस्तान ने उनको दोबारा उसके अंदर ही कोशिश की आउट करने की। तो बड़ी अच्छी यही इंडक्शन है। थोड़ा सा ये है कि वो बॉलिंग ऑलराउंडर, उनको अपनी बॉलिंग पे थोड़ा और काम करना पड़ेगा, क्योंकि जब वो आए थे तो उनकी पेस 140 प्लस थी, वो लैग कर रहे हैं। सिर्फ फहीम नहीं, काफी हमारे जितने भी, शाहीन की पेस नीचे आ गई है। इस तरह की ये चीजें कंसर्निंग है काफी हमारे लिए कि अगर आपके बॉलर्स को बेहतर होने के बजाय अगर उनकी पेस कम हो रही है, तो ये बड़ा ही कंसर्निंग साइन है पाकिस्तान टीम के लिए, पाकिस्तान मैनेजमेंट के लिए। तो फहीम को अपनी बैटिंग के साथ, अब जिस तरह पहले उनकी बैटिंग पर क्रिटिसिज्म होता था, अब उनकी बॉलिंग में वो इफेक्टिवनेस नजर नहीं आ रही। पिंडी की कंडीशन का कंड्यूसिव होगी फास्ट बॉलर्स के लिए, तो आई होप कि वो वहां पे अच्छी बॉलिंग विद पेस करेंगे। तो ये फहीम को भी अपनी बॉलिंग को बेहतर करना पड़ेगा। बिल्कुल ऐसे ही है। जिस तरह फास्ट बॉलर्स की आपने बात की है, तो उसी तरह मैं आ रहा था कि फास्ट बॉलर्स हमारे आउट करके दे नहीं रहे। काफी अरसे से ऐसा हो रहा है कि हम अपनी बॉलिंग, जिसके ऊपर हमें एक फखर हुआ करता था, और उसकी फास्ट बॉलिंग की बिना के ऊपर ही हम ज्यादातर मैचेस जीता करते थे, लेकिन अब विकेट टेकिंग एबिलिटी हमारे बॉलर्स में नहीं है। जिस तरह से आपने कहा कि पेस भी कम हो गई है, और स्पेशली जब पुराने बॉल के साथ, जिस तरह आप तो मास्टर हैं रिवर्स स्विंग के, और हमारे ट्रेडिशनली बॉलर जो है वो रिवर्स स्विंग के ही मास्टर हैं, लेकिन इस बॉलिंग लाइनअप में उतनी ज्यादा कैपेबिलिटी नजर नहीं आती कि पुराने बॉल के साथ हम विकेट हासिल कर सके। तो उसकी क्या आपको वजह नजर आती है? देखिए, वही मैंने पहले भाई बात की थी कि जब पिछले जो हमारा साल 1.5 साल में जो हमारी ना जीतने की वजह यही हुई कि हमने 20 विकेट्स टेस्ट मैच में ली नहीं, और उसका रीजन यही था कि यासिर शाह भी परफॉर्म नहीं कर रहे थे, उसके साथ फास्ट बॉलर्स जो हमारे थे वो भी, हमने बड़े एक्सपेरिमेंट्स किए, मूसा को ट्राई किया, नसीम शाह को हमने कोई 6-7 टेस्ट मैचेस बीच में खिला दिए। तो होम सीरीज में श्रीलंका बांग्लादेश की जैसी टीमों के खिलाफ तो आपने मैचेस जीत लिए, मगर जब आप मुकाबला करते हैं बड़ी टीम का, टॉप 5 टीम जो दुनिया की हैं उनके साथ जब करते हैं, तो आपकी बॉलिंग एक्सपोज हो जाती है। हमने देखा कि प्लेयर्स ना सिर्फ उनकी परफॉर्मेंस नहीं हुई, उनकी फिटनेस और उनकी जो पेस है बॉलर्स की, वो बड़ी कम हुई। नसीम शाह ने जो 150 का हम लोग सुनते थे कि करता है, 145 to 150 करता है, तो 134 हमने न्यूजीलैंड में उनको देखा कि उस पेस पे आके वो बॉलिंग कर रहे थे। अगर इतनी पेस पे अगर वो बॉलिंग करेंगे तो आप उनकी इफेक्टिवनेस खत्म हो जाएगी। रिवर्स स्विंग की आपने बात की, तो रिवर्स स्विंग देखिए कि इसीलिए इसको आर्ट कहते हैं कि ये आप ओवरनाइट ये चीजें नहीं आती। आप डोमेस्टिक जब आप 4-4, 5-5 साल खेलते हैं, उसके बाद ही आप में ये एबिलिटी आती है। जब आप लंबे स्पेल फ्लैट पिचेस पे करते हैं, तो आपको पता चलता है कि लंबे स्पेल, दूसरा स्पेल या तीसरा, या फिर आपने जब 5 आउट करने होते हैं, तो आप रिवर्स स्विंग वहीं से सीखते हैं। हमारी यही अलमिया रहा है कि हमने पिछले कुछ सालों में, 4-5 सालों में, हमने अपनी जो डोमेस्टिक के जो परफॉर्मर्स होते हैं उन पे इतनी तवज्जो नहीं दी जो परफॉर्म लोग करते थे। और इन द पास्ट अगर आप चले जाए, अगर वकार वसीम के बाद जिस तरह 2-3 बॉलर जो हमारे, जिस तरह शोएब अख्तर या रजाक, अजहर महमूद, ये लोग जब टीम में आते थे, तो ये पूरे बॉलर होते थे और पूरे बैट्समैन होते थे, जिसकी वजह से अब ये डोमेस्टिक खेल के आते थे 12-12, 15-15 फर्स्ट क्लास मैचेस फ्लैट पिचेस पे, और इनको पता होता था कि रिवर्स स्विंग कैसे करनी है। और इनकी पेस भी देखें, ये अब्दुल रजाक जब टीम में आए तो इनकी 90 प्लस पेस थी, और जिसकी वजह से देखें रिवर्स के लिए आपको पास पेस होनी चाहिए। सिमिलरली अजहर महमूद जब टीम में आए तो उनकी भी अच्छी बड़ी पेस थी, तो जिसकी वजह से उनकी वो इफेक्टिवनेस आती थी, नजर आती थी आपको। मगर अब वो चीज कम हमें इसलिए नजर आ रही है, एक तो हम लड़कों को जल्दी खिला रहे हैं, उनका डोमेस्टिक एक्सपीरियंस नहीं है, उनके मसल्स डेवलप नहीं है, उनकी स्किल्स का जो काम है, हमारे जूनियर लेवल पे जो कोचिंग, पहले हमारा ये होता था कि हमारे टीम में सीनियर्स इतने एक्सपीरियंस होते थे और अच्छे होते थे, जिनसे हम लोग सीखते थे, कि उनसे पूछते थे ट्रेनिंग की तरीका क्या है, बॉलिंग करने का तरीका क्या, आर्ट क्या है, रिवर्स का, ये चीजें हम उनसे पूछ के सीख लेते थे। कोचिंग का इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, सेल्फ टॉट जिसको आप कहते हैं ना, कि खुद सीखते थे हम लोग। तो वो आजकल कमी है हमारे जूनियर लेवल पे। उस लेवल की एक तो सीनियर प्लेयर मौजूद नहीं है जिनसे वो लोग सीखें, और कोचिंग भी उस लेवल की नहीं हो रही कि आप कहें कि वो जो हम लोग कहते हैं ना कि हमारे प्लेयर्स जब पाकिस्तान टीम में आते हैं नीचे से, तो वो उनमें वो मैच नहीं कर रही होती जो रिक्वायरमेंट है इंटरनेशनल लेवल की। तो वो ये वजह है कि कोचिंग का जो स्टैंडर्ड भी है हमारे जूनियर लेवल पे, उस लेवल का नहीं है। क्योंकि जब मीडिया में हमारा प्लेयर आके बात करता है, इवन आप बाबर आजम की एग्जांपल ले लें कि जब वो मीडिया में देखें, है तो दुनिया का टॉप बैट्समैन, मगर जब वो मीडिया पे आना शुरू किया, उनको आना पड़ा, मैन ऑफ द मैचेस या कप्तान बने, तो ये चीज खुल के सामने आ गई कि हमारे प्लेयर्स की जो ग्रूमिंग है छोटे लेवल पे, वो उस तरह हो नहीं रही फिजिकली, टेक्निकली। और आपने रिवर्स स्विंग की बात की, तो मैं इसीलिए ये कहूंगा कि हमारे अब वो
जो पहले माहौल था हमारा, लड़के खुद सीखते थे अपने सीनियर से। एक तो सीनियर्स हमारे डोमेस्टिक में वो एक कल्चर बना दिया था कि 30 साल से ऊपर का प्लेयर जो होगा वो पाकिस्तान नहीं खेलेगा, वो चीज़ हमें बड़ी हर्ट की। उसके बाद हमने सीनियर जितने एक्सपीरियंस प्लेयर्स हमने निकाल दिए। फिर डिपार्टमेंटल क्रिकेट बंद होने से हमारे कई प्लेयर हमारे जो हैं, अब रीजन 6 टीमें बनने से भी हमने सीनियर प्लेयर्स को डिसरिगार्ड करना शुरू कर दिया। हमारे वो जो जिनसे लड़कों को सीखना था वो, अब देखो उनके पास एक अपॉर्चुनिटी होती थी जूनियर्स के पास, वो भी कम। अभी उमर गुल था टीम में थोड़ा खेले हैं फर्स्ट क्लास, इमरान फरद खेले हैं, तो इनसे लड़कों को ऑब्वियसली फायदा हुआ है। तो ये एक चीज कमी है। अब देखें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने नया वो जो हाई परफॉर्मेंस सेंटर है उसमें कोचेज हैं, फिर जूनियर लेवल पे कोचेज लगा दिए हैं। तो ओवरनाइट चीजें नहीं होती, टाइम लगता है, 2-3 साल लगेंगे, तो उसके बाद रिजल्ट्स आएंगे आपके सामने इंशाल्लाह। अब जिधर स्पिनर की तरफ आते हैं, यासर की पहले भी आपने थोड़ी सी बात की कि यासर जो है वो काफी अरसे से, क्योंकि हम ओवरसीज ही खेल रहे थे तो ओवरसीज स्पिनर का इतना रोल रहता नहीं है, फिर भी क्रिटिसिज्म उनके ऊपर आ रहा था। लेकिन मेरा ये बिलीफ है, शायद आप इससे एग्री करें या ना करें, कि मेरे नजर में जो एक प्रूवन परफॉर्मर होता है आपका, जिसने मैचेस जितवाए होते हैं, उसका बैड पैच चलता है लेकिन वहां उसको सपोर्ट चाहिए होती है। तो वही किया पाकिस्तान मैनेजमेंट ने, उसको सपोर्ट किया, बैक किया, और उसी ने कराची में, हालांकि नुमान ने 5 आउट किए, लेकिन क्रूशियल जो ब्रेक थ्रू यासर ने दिलवाए थे ना, वो मैच टर्निंग थे। जिस तरह फाफ डु प्लेसिस को आउट किया, वेंडरसन को उन्होंने आउट किया, फिर क्विंटन डिकॉक को आउट किया। तो यासर को बैक करने का एक तो आप बताएं, और दूसरा जो यासर के ऊपर क्रिटिसिज्म मीडिया में होता रहता है, उसको आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि प्रूवन परफॉर्मर को थोड़ी सी नेशन की बैकिंग भी चाहिए होती है मेरे नजर में। देखिए इंटरनेशनल लेवल पे बहुत ही कम मार्जिन होता है किसी भी। आप देखें, अब शान मसूद की अगर आप बात कर लें तो शान मसूद भी एक अच्छे परफॉर्मर थे, इम्प्रूव क्रिकेटर नजर आए हमें। मगर आप उनकी 2 सीरीजें अगर देख लें आप, और उनकी परफॉर्मेंस 8-9 इनिंग्सों में देखें तो उतनी नहीं सामने आई, तो वो उनकी फॉल्ट नजर आ गई। तो कुछ लोग कहने वाले ये भी कह रहे हैं कि वो भी प्रूवन परफॉर्मर है, उन्होंने भी अच्छा परफॉर्म किया, तो उनको क्यों ड्रॉप किया? मेरा ये उसका काउंटर है कि जब एक बंदा किसी फॉल्ट पे बार बार एक तरीके से आउट हो रहा है, उसमें वो चीज बेहतरी नहीं आ रही, तो आप बजाय उसको कि आप उसको 15-20 मैच खिला दें, इनिंग्सें खिला दें, तो आप चाहे उसको बिल्कुल रेस्ट कराएं उसको। जिस हाई परफॉर्मेंस सेंटर में मोहम्मद वसीम ने उनको कहा है कि उनकी गलतियां ठीक करेंगे जाके, फिर उनका देखो उनका इफेक्ट उनका बॉडी लैंग्वेज पे आ रहा है। जब वो फील्डिंग कर रहे थे शान मसूद, तो कैचेस छोड़ रहे थे। तो आप ये नहीं कह सकते कि आप एक किसी ने साल पहले बड़ी परफॉर्मेंस की है तो अब उस परफॉर्मेंस पे देखा ये जाता है इंटरनेशनल लेवल पे करंट परफॉर्मेंस क्या है, करंट फिटनेस क्या है। यासिर शाह का भी 1.5 साल से अगर आप देखें, इवन ऑस्ट्रेलिया में भी जब 1.5 साल पहले पिछले साल जब गए थे तो उन्होंने बैटिंग में तो 100 किया था, मगर वो बॉलिंग में 150 रन करवा रहे थे, 200 रन करवा रहे थे। तो जब आप परफॉर्मेंस नहीं देंगे तो आप कितना किसी को बैक कर सकते हैं? फिर उनकी फिटनेस का इशू आ रहा है कि वो जो उनकी जो भागने में नजर आता है कि वो उस तरह की फिटनेस उनकी एजाइल नहीं रहे वो जितना, क्योंकि एज के साथ एक आपकी एक टाइम होता है कि इसके बाद आपका डिक्लाइन शुरू हो जाता है। तो यासिर का ये है कि अब उनको अपनी फिटनेस पे और काम करना पड़ेगा और अपनी स्किल्स, नई चीजें, इनोवेशंस लेके आनी पड़ेंगी जिसकी वजह से वो सर्वाइव करेंगे। क्योंकि आजकल एनालिसिस इतना डीप किया जाता है टीम में, जब मीटिंग्स होती हैं तो एक प्लेयर पे इतनी प्लानिंग होती है, तो वो उनकी जो अगर कोई किसी का स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है, लाइक जिस तरह यासिर की गुगली है या कुछ भी है, तो उसको इतना अच्छे तरीके से पिक और उस पर ट्रेनिंग करते हैं, वर्कआउट करते हैं, तो वो पिक कर लेते हैं। तो जब आप देखें कि आपको दूसरी टीम ने रीड कर लिया अच्छे तरीके से, प्लान कर लिया आपको आपके बारे में, तो आपको नई चीजें लेके आनी पड़ती हैं। जिस तरह सकलैन मुश्ताक को आपने देखा होगा कि उन्होंने दूसरा डेवलप किया, इवन सईद अजमल डोमेस्टिक में हमारे साथ खेलते थे, उन्होंने दूसरा डेवलप करके 4-5 साल पाकिस्तान के लिए जो खेला उन्होंने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। और इसी तरह फास्ट बॉलिंग में भी होता है कि अगर आपकी पेस नहीं है तो आप पेस बढ़ाते हैं, पेस है तो रिवर्स स्विंग को लेके आते हैं, तो नई T20 में आप डिफरेंट वेरिएशन स्लो बॉल लेके आते हैं। तो यासिर के लिए भी यही है कि अगर आपको उनको नई कोई चीजें लेके आनी चाहिए। शेन वॉर्न की एग्जांपल आपके सामने है कि वो सिर्फ लेग ब्रेक पे ही कितने उनके पास डिफरेंट किस्म की बॉल्स होती थी, तो उससे गुगली नहीं होती थी, मगर फिर भी वो उसमें स्लाइडर करते थे, पेस एयर में जो चेंज करते थे, क्रीज का इस्तेमाल जो करते थे। तो ये चीजें यासिर को भी ऑब्वियसली अब वहां पे सकलैन मुश्ताक हैं, हाई परफॉर्मेंस सेंटर में मुश्ताक अहमद है, तो ऑब्वियसली वो भी इनके साथ काम कर रहे होंगे, इनकी हेल्प कर रहे होंगे। तो अल्टीमेटली जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो बॉलर की और यासिर की है कि जब तक वो परफॉर्म करेंगे, क्योंकि हायर लेवल पे आप परफॉर्मेंस की वजह से ही स्टे कर सकते हैं, अदरवाइज आप 2-3 मैचों में नहीं करते तो आपकी स्क्रूटनी इतनी हो जाती है कि आपको फिर वो क्रिटिसिज्म होता है, फिर आपको ड्रॉप करना पड़ता है। बिल्कुल, बड़ी अच्छी तरह से आपने एक्सप्लेन किया यासिर भाई।
अब नुमान अली के ऊपर फाइनली बात कर लेते हैं। नुमान ने पहले ही टेस्ट मैच में 5 आउट किए हैं और ये शो किया है कि डोमेस्टिक के जो परफॉर्मेंस है, जिस तरह पहले आपने बात की कि अगर आप लंबी डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते हैं तो आपको पता चल जाता है कि हमने बॉलिंग करनी कैसे है और बैट्समैन को सेटअप कैसे करना है और आउट कैसे करना है। तो उसकी परफॉर्मेंस के ऊपर आपकी क्या राय है? नुमान देखें बेसिकली बिलोंग करते हैं हैदराबाद से और उन्होंने सारी अपनी क्रिकेट खेली है। वो रावलपिंडी में केआरएल डिपार्टमेंट है, खान रिसर्च लेबोरेटरी, मैं भी उस डिपार्टमेंट में मैंने भी अपनी फर्स्ट क्लास 15-16 साल जो खेली है वहां से ही खेली है। और बड़ा ही हार्ड वर्किंग है, हम्बल है, बड़ा ही थोड़ा उनको लेट चांस मिला। वो भी उनको इसी वजह से कि जो 2 साल से नया सिस्टम आया उसमें जो मैचेस ज्यादा हो रहे हैं वो कराची में हो रहे हैं और कराची कंडीशन स्पिनर्स को सूट करती हैं, तो वहां पे उन लकी इस तरह रहे कि उनको बॉलिंग करने का मौका मिला और वो कप्तान भी बन गए, नॉर्दर्न टीम के कप्तान थे। और मोहम्मद वसीम जो उनके कोच थे उन्होंने बड़ी बैकिंग उनको की और उनके लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज ये हो गया। सिलेक्टर भी बड़े टाइमली वो सिलेक्टर भी पाकिस्तान टीम के बन गए। तो ये बड़ा अच्छा होता है, अल्लाह ताला की तरफ से सब चीजें होती हैं। आप दो हर बंदा यही कह रहा था कि नुमान की अब एज गुजर गई है, अब उनको मौका नहीं मिलेगा, तो ये अल्लाह ताला के प्लान्स होते हैं और आप अपनी मेहनत करते हैं। तो ये एक एग्जांपल है कि आप जब परफॉर्म करते हैं देखा नहीं, ये नहीं देखते कि आपकी एज क्या है, आप क्या कर रहे हैं, बट अगर आप सच्ची नीयत से मेहनत कर रहे हैं, आप परफॉर्म कर रहे हैं, तो अल्लाह ताला आपके लिए रास्ते खुद बनाता है। और ये एक बहुत बड़ी एग्जांपल है। और जिस तरह की उन्होंने बॉलिंग की है, कॉन्फिडेंस, उनका बॉडी लैंग्वेज पहले मैच में, क्योंकि उन पर बड़ा प्रेशर था कि अगर यहाँ पे वो परफॉर्म नहीं करेंगे तो उनके लिए वही बात है कि एंड ऑफ हिज कैरियर। क्योंकि अभी पाकिस्तान टीम का जो हालात है उसमें चेंजिंग जिस तरह हर सीरीज के बाद होती है, तो यू नेवर नो कि उनको ड्रॉप भी कर दिया जाता अगर यहाँ आउट करते। तो अल्लाह ताला ने उनसे बड़े अच्छे टाइमली परफॉर्म करवाया, उनकी कंडीशन फेवरेबल थी। और साउथ अफ्रीका की जो टीम है वो हमेशा स्ट्रगल किया, उसने किया है स्पिनर्स के खिलाफ। तो नुमान को मैं गुड लक बोलता हूँ कि जो फ्यूचर कैरियर है आगे भी जो खेलेंगे, और पाकिस्तान के लिए एक अच्छा है कि यासिर को थोड़ी हेल्प मिल जाती है, क्योंकि जिस तरह सईद अजमल और अब्दुल रहमान की कम्बिनेशन बन गया था 2 साल हमारी पाकिस्तान टीम में बड़ा परफॉर्म किया, तो ये दोनों का बड़ा अच्छा कम्बिनेशन बन जाएगा। इनके साथ इनके पाकिस्तान टीम को इनके साथ परसिस्ट करना चाहिए, इनको रखना चाहिए, इनको खिलाना चाहिए। कंडीशन जब सूट करती हो तो इनसे आप परफॉर्मेंसेस ले सकते हैं। बिल्कुल ऐसी। फाइनली मैं ये पूछना चाहूंगा कि क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान पिंडी का ये टेस्ट मैच जीत के 2-0 साउथ अफ्रीका को हरा सकता है? देखिए, जब सीरीज शुरू हुई थी तो बड़ा ही मुश्किल था कि पाकिस्तान एक आधा मैच भी जीत जाते तो हम क्या, मतलब हर बंदा यही कह रहा था और इवन मैं भी यही सोच रहा था कि पाकिस्तान के लिए बड़ा मुश्किल होगा। जितनी परफॉर्मेंसेस बुरी पाकिस्तान ने अभी रिसेंट में न्यूजीलैंड और इंग्लैंड में दी, तो लगता नहीं था कि जो कम्बिनेशन, और इवन आप कोचिज पे देखें कितना प्रेशर था, बाबर आजम पे इटसेल्फ खुद उन पे कितना प्रेशर था जब वो पहली सीरीज करने जा रहे हैं, तो लग नहीं रहा था। फिर डेब्यू 2 लड़कों के डेब्यू हो रहे थे, तो लग नहीं रहा था कि पाकिस्तान इतना अच्छा परफॉर्म करेगा। मगर जब आप, वही बात है कि अच्छी प्लानिंग से जाते हैं और आपने प्लान करके अपोजिशन के खिलाफ खेलते हैं तो अच्छी परफॉर्मेंस होती है। और नजर आया और बड़ा अच्छा खेला पाकिस्तान ने, क्रिकेट बड़ी अच्छी क्रिकेट खेली पाकिस्तान ने। और व्हाई नॉट, अगर पाकिस्तान वहां पे उनको हरा सकता है और जिस तरह का उनका कॉन्फिडेंस लेवल होगा प्लेयर्स का, जो मैनेजमेंट का, तो आई एम श्योर ये होम कंडीशन होंगी, उसको एक्सप्लॉइट करेंगे अच्छे तरीके से। और बड़ा ही देख के टीम की सिलेक्शन एक तो बड़ी जरूरी होगी, और फिर सेशन बाय सेशन खेलना पड़ेगा। अगर आप देखें पाकिस्तान जब कराची टेस्ट में पहली जब इनिंग में बैटिंग करने गया था, जब 33 थे या 4 थे, तो ओवरनाइट, तो उसमें लग ऐसे रहा था कि पाकिस्तान के लिए नो चांस टू कम बैक इनटू दिस गेम। मगर वो अच्छी बैटिंग बाबर आजम ने, अजहर अली ने की, उसके बाद फहीम अशरफ ने की, रिजवान ने, लोगों ने टेल ने नीचे से रन किए, तो ये फवाद आलम ने परफॉर्मेंस की। तो आप राइट ऑफ नहीं कर सकते। अब अच्छा मैच होगा क्योंकि साउथ अफ्रीका भी अच्छी स्ट्रॉन्ग टीम है, कम बैक कर सकती है और बड़ा ही टफ टाइम देंगी और अच्छी क्रिकेट देखने को मिलेगी। बिल्कुल ऐसे ही। थैंक यू वेरी मच यासिर भाई, आपने हमें टाइम दिया है और उम्मीद है कि पाकिस्तान जो है ये टेस्ट मैच जीतेगा और 2-0 सीरीज अपने नाम करेगा। आप देखने वालों से रिक्वेस्ट है कि आप हमारी वीडियोस अगर आपको लाइक आपने की है तो इसको शेयर भी कर दें और हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर लें, हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।